वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आपको विज्ञान में क्या क्या नहीं पढ़ना है। आपका जो एमपी बोर्ड है, कौन सा बोर्ड? एमपी बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी है ना, उनकी कक्षा 10वीं क्लास टेंथ के बोर्ड एग्जाम में कौन सा विषय? साइंस विषय, साइंस चैप्टर, साइंस विषय में आपको क्या क्या चीज नहीं पढ़ना है, आज हम उस चीज की बात करेंगे। आपको साइंस में क्या क्या नहीं पढ़ना है, आज हम उसकी बात करेंगे कि आपको साइंस विषय में क्या क्या नहीं पढ़ना है। आज हम इस चीज की बात करने वाले हैं, है ना, क्या क्या चीज आपको नहीं पढ़ना है साइंस में, है ना। साइंस में आपको कौन कौन से टॉपिक नहीं पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, कौन कौन से क्वेश्चन आपको याद नहीं करना है, उसकी बात करेंगे। आपका कौन कौन सा सिलेबस कम हुआ है, आज हम उन सब चीज़ों की बात करेंगे और विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करेंगे कि कह क्या रहा है यहाँ पर, ये हमारा, है ना। देखो, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपकी जो इकाई, देखो सबसे पहले आपका कौन सा चैप्टर दिया? आपका दिया यहाँ पर मेटल्स एंड, इसमें हम हिंदी मीडियम वाले और अंग्रेजी मीडियम वाले, कौन से? हिंदी मीडियम वाले प्लस अंग्रेजी मीडियम वाले दोनों प्रकार के विद्यार्थियों की हम बात करेंगे। कक्षा 10वीं का विज्ञान, एमपी बोर्ड, मध्य प्रदेश राज्य में कौन कौन से पाठ्यक्रम कम हुए हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर इकाई दी है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये आपका विज्ञान की आपकी जो बुक है, विज्ञान की आपकी जो टेक्स्ट बुक है ना, विज्ञान की आपकी टेक्स्ट बुक में टोटल 16 चैप्टर है। तो 16 चैप्टर में से तीसरे नंबर का चैप्टर, है ना, हिंदी में इसको बोलेंगे धातु एवं अधातु, अध्याय 3 धातु एवं अधातु, अध्याय 3 धातु एवं अधातु, और अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चों के लिए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, है ना। इसमें आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या कहा गया है? बेसिक मेटांगुलर, है ना, जबान फिसल रही है ना, मेटालुर्गिकल प्रोसेस, मतलब कि आपकी जो धातु है ना, धातु किस प्रकार से बनाई जाती है, धातु का निष्कर्षण किस प्रकार से किया जाता है, धातु का शुद्धिकरण किस प्रकार से किया जाता है, ये वाला पोर्शन आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। आपकी जो बुक है, आप यहाँ पे बुक देख सकते हो, आपकी जो विज्ञान की बुक है, आपकी विज्ञान की बुक में पेज नंबर 55, है ना, धातुओं की प्राप्ति, धातुओं का निष्कर्षण किस प्रकार से किया जाता है, अयस्कों का समृद्धिकरण किस प्रकार से किया जाता है, ये सारा जो है धातुओं, है ना, धातुओं की जो प्रोसेस है ना, उसको शुद्ध करने की आपकी जो प्रोसेस है, वो सारी चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। धातुओं का जो परिष्करण है ना, विद्युत अपघटन विधि वाला, है ना, ये आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना। अगला आपको देखो, विज्ञान की बुक में पेज नंबर 59, विज्ञान की बुक में आपका पेज नंबर कितना है? 59 है ना। विज्ञान की बुक में आपको जो पेज नंबर 59 है, उसमें क्वेश्चन है कोरोजन। कोरोजन का मतलब होता है संक्षारण। संक्षारण आपको नहीं पढ़ना, हिंदी वाले मीडियम के लिए संक्षारण, जैसे लोहे में जंग लगना, है ना, लोहे में जंग लगना संक्षारण का उदाहरण है। संक्षारण आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, पेपर में नहीं आएगा, संक्षारण आपको नहीं पढ़ना है। और इसके प्रिवेंशन, संक्षारण से बचाव के उपाय भी आपको नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु में, है ना, आपको धातु के निर्माण की विधि नहीं पढ़ना है ना, मेटालुर्गिकल, है ना, वो जो भी है ना, उस प्रोसेस आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। और कोरोजन, है ना, कोरोजन मतलब कि आपको संक्षारण भी बिल्कुल नहीं पढ़ना है। और इसके प्रिवेंशन मतलब संक्षारण से बचाव के उपाय भी आपको नहीं पढ़ना है। धातु एवं धातु वाले पार्ट में आपको इतनी सारी चीजें नहीं पढ़ना है। क्लियर? धातु वाले पार्ट में आपको सारी चीजें नहीं पढ़ना है। अगला है आपका, देखो यार, जो इकाई दिया है, ये आपका विज्ञान की बुक है। विज्ञान की बुक में आपको 16 पार्ट में से चैप्टर नंबर 4 है। कौन सा है? चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4, हिंदी वाले अध्याय नंबर 4, अध्याय 4 का नाम क्या है आपका? कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन एंड यानी और, इट्स यानी उसके, कंपाउंड से नहीं होगी, कार्बन और उसके आपको यौगिक, कार्बन और उसके यौगिक से, क्या दिन भर से पढ़ा करके ना जवान हुई किसी को हो गई, गलत कर रहा है ना। तो कार्बन और उसके यौगिक से, कौन से वाले पार्ट से? कार्बन वाले पार्ट से, चैप्टर नंबर 4 से, अध्याय नंबर 4 है। कौन सा? अध्याय 4 है। अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक वाला पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है? कार्बन एवं उसके यौगिक वाला पार्ट है। इसे देखो क्या क्या नहीं पढ़ना है। सबसे पहले इसको यहाँ पर आपको नहीं पढ़ना है, जो नहीं पढ़ना है, जो पार्ट हटाया गया है वो है, जो पार्ट आपको नहीं पढ़ना है। इन चीज से पेपर में बिल्कुल नहीं आने वाला, एक भी क्वेश्चन इन टॉपिक से बन के नहीं आएगा, है ना। इन टॉपिक से एक भी क्वेश्चन वार्षिक परीक्षा में बन के नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? देखो, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स,
नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण, नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, नामकरण। अपन कार्बन यौगिक का नामकरण करते हैं, एथेन, मेथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन करते हैं ना, एथिल, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, ब्यूटिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल। ये जितने भी नामकरण वाले जो टॉपिक थे वो पूरा का पूरा कंपाउंड कंटेंट मतलब कि कार्बनिक यौगिक का नामकरण है ना, एल्केनॉल, मेथेनॉल, ब्यूटेनॉल, ये पूरा का पूरा नामकरण हट चुका है। ये नामकरण करने वाला काम क्या हो गया है, हट चुका है। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण हट चुका है ना, नामकरण हट हट चुका है। कौन कौन सी ग्रुप का, हेलोजन ग्रुप, हेलोजन ग्रुप हेलोजन ग्रुप, हेलोजन ग्रुप मैंने पढ़ा चुका था लेकिन वो पेपर में नहीं आया क्योंकि उस समय नहीं आया ना। हेलोजन ग्रुप का नामकरण है ना, जैसे कि हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन हट चुका है। एल्कोहल का नामकरण भी हट चुका है, एल्कोहल, एथेनॉल, मेथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, जो नाम लिखने के लिए आते थे ना वो भी हट गया है। कीटोन भी हट गया है, अरे यार बहुत सरल कर दिया। एल्डिहाइड भी हटा दिया इसने भैया, एल्केन भी हटा दिया और एल्काइंस भी हटा, एल्काइंस भी हटा दिया, एल्काइंस भी इसने क्या कर दिया, हटा दिया। इतनी सारी चीज इसने हटा चुका है ना, एल्केन ऐसा हटा चुका है ना। अगला, डिफरेंस बिटवीन है ना सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है ना, हिंदी में इसको हम क्या बोलेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड वाले यौगिक, कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड वाले जो यौगिक है संतृप्त हाइड्रोकार्बन है ना। संतृप्त सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है ना के बीच का जो अंतर वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको आप कॉपी में लिखते चलो। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वाला जो आपका पोर्शन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर, ये भी आपका हटाया जा चुका है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर है ना, डिफरेंस बिटवीन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, दोनों के बीच में अंतर भी आपको हटाए जा चुके हैं। और क्या हटा आपको देखो, कार्बन यौगिक के रासायनिक गुण, कार्बन यौगिक केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब कार्बनिक यौगिकों के केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब रासायनिक गुण, कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुण। जैसे कि देखो कौन सी अभिक्रिया आपकी दहन अभिक्रिया है ना, कंबस्टेशन अभिक्रिया, दहन अभिक्रिया, दहन अभिक्रिया, ऑक्सीजन से क्रिया वाली अभिक्रिया, ये भी हटाई जा चुकी है, ये नहीं पढ़ना है। ऑक्सीडेशन मतलब कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण भी नहीं पढ़ना है। एडिशन मतलब कि संयोग अभिक्रिया भी आपको नहीं पढ़ना है। अभी बुक में बताऊंगा मैं क्या नहीं पढ़ना है ना। सब सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया मतलब कि, सब्स्टिट्यूशन मतलब कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी आपको नहीं पढ़ना है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी आपको नहीं पढ़ना है। एथेनॉल है ना, एथेनॉल, एथेनॉल और एथेनोइक एसिड है ना, एथेनोइक एसिड, एथेनॉल और एथेनोइक एसिड है ना के गुण और उपयोग आपको नहीं आएंगे। एथेनॉल तो पढ़ना है लेकिन एथेनॉल के गुण और उसके उपयोग नहीं पढ़ना है, और एथेनोइक एसिड मतलब एथेनोइक अम्ल के भी गुण और उपयोग आपको नहीं पढ़ना है। सोप से यानी साबुन, साबुन के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ना है, और डिटर्जेंट के बारे में भी आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है ना। बहुत सारे क्वेश्चन बन के आते हैं, साबुन वाला क्वेश्चन भी आपको नहीं पढ़ना है और डिटर्जेंट वाला क्वेश्चन भी आपको नहीं पढ़ना है। मैं ना, आप वाला वीडियो देखो, इसके बाद मैं एक काम और करूंगा, मैं एक वीडियो और लेकर के आऊंगा, उसमें मैं यहाँ पर जैसे कि आपका ब्लूप्रिंट लिखा हुआ है ना, उसमें आपकी यहाँ पर किताब लिखी रहेगी, आपकी क्या लिखी रहेगी, आपकी किताब लिखी रहेगी, और किताब से मैं आपको बताऊंगा कि आपको किताब में से कौन कौन से टॉपिक नहीं पढ़ना है ना। इसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट आंसर क्वेश्चन में मैं आपको निशान लगवा दूंगा, जितने भी आंसर क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है विज्ञान में इस वर्ष आ सकते हैं है ना, इस वर्ष 2021 में जो भी आंसर क्वेश्चन आ सकते हैं उन सारे के सारे आंसर क्वेश्चन में मैं आपको निशान लगवा दूंगा। उसके बाद फिर आपको पूरी की पूरी जो विज्ञान है, विज्ञान के जो 16 के 16 चैप्टर है उसके पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट आंसर क्वेश्चन में आपको समझा भी दूंगा, और समझाने के साथ साथ में आपको याद भी करवा दूंगा है ना। अगर आपको विज्ञान पढ़ना है तो कमेंट कीजिए है ना, जल्दी जल्दी आपकी विज्ञान की क्लास चालू करूंगा मैं है ना, कर दूंगा, अगर आपकी इच्छा हो तो पूरी विज्ञान पढ़ा दूंगा है ना। क्लास 10th में आपको बताना चाहूंगा, क्लास 10th में क्लास 10th में मेरे विज्ञान में 93 नंबर थे है ना, आज से बहुत साल पहले है ना, और पिछले है ना प्रैक्टिकल मिला करके मेरे 93 नंबर थे 100 में से है ना। और इसके साथ साथ मैं पिछले 5 साल से कोचिंग पढ़ा रहा हूँ है ना, और मेरे कोचिंग के बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, खूब नाम रोशन करते हैं कोचिंग का है ना। आप लोग भी अब मेरे ऑनलाइन कोचिंग के बच्चे बन गए हो, आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई करोगे और अपना नाम रोशन करोगे, कड़ी मेहनत करके आप लोग को पढ़ाई करना है ना। इतनी चीज आपको नहीं पढ़ना है। अब बुक में आपको बता देता हूँ, देखो बुक में कहाँ कहाँ से क्या क्या नहीं पढ़ना है। बुक में आपका जो अध्याय 4 है, अध्याय 4 आप देख सकते हो,
जो हो गया आपका अध्याय 4 है ना, बुक में आपका अध्याय 4 हो गया। इस अध्याय 4 में आपको देखो सबसे पहले क्या नहीं पढ़ना है, नामकरण आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है ना, नामकरण आपको नहीं पढ़ना है। देखो इस प्रकार के जो नामकरण होते हैं एथेन मेथेन वाले, देखो यहाँ पे एथेन मेथेन प्रोपेन ब्यूटेन है ना, ये वाले नामकरण आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, परीक्षा में नहीं आएंगी है ना। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर एल्कोहल एल्डिहाइड के नामकरण भी आपको नहीं पढ़ना है, पेज नंबर 73 में, पेज नंबर 73 में है ना। फिर पेज नंबर 74 है ना, और टॉपिक है 4.2.5 कार्बन एवं उसके यौगिक के नामकरण की पद्धति। ये नामकरण की पद्धति वाला पोर्शन भी आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, इससे आंसर क्वेश्चन बन करके नहीं आएंगे है ना, पेज नंबर 75 के है ना। इसके बाद देखो कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणधर्म है ना, 4.3 कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणधर्म, पेज नंबर 76, पेज नंबर 76 पर, पेज नंबर 76 पर पहला 4.3.1 दहन अभिक्रिया आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद फिर ऑक्सीकरण 4.3.2 है ना, इंग्लिश मीडियम वाले में निकालो पेज नंबर 78 है ना, टॉपिक 4.3.2 ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन भी आपको नहीं पढ़ना है। फिर 4.3.3 संकलन अभिक्रिया भी आपको नहीं पढ़ना है, और 4.3.4 प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी आपको नहीं पढ़ना है। एथेनॉल के जो गुणधर्म है ये भी आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद फिर एथोनिक अम्ल के जो गुणधर्म है ये भी आपको नहीं पढ़ना है। फिर साबुन भी आपको नहीं पढ़ना, रफमार्जक भी आपको नहीं पढ़ना। जब उसने पूरा हटा दिया तो पढ़ने लायक बचा क्या, अब सुनो पढ़ना क्या है इसमें से है ना, बताओ क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर शेष संयोजक बंध के बारे में पढ़ना है, और आयनिक बंध के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है, और कार्बन के अपर रूप के बारे में आपको पढ़ना है। कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति, इससे भी क्वेश्चन निकल करके आ सकता है कि कार्बन कार्बन लंबी श्रृंखला वाले यौगिक बनाते हैं, इसका कारण लिखिए। इस प्रकार के बहुत सारे आपके टॉपिक है, इसको आपको पढ़ना है। क्लियर, ये आपका यहाँ पर वाला टॉपिक हो गया। यहाँ पर आज हमने 2 इकाई देख लिए। अब देखो यहाँ पर आपकी अगली इकाई की कौन सी है, यहाँ पर आपकी अगली इकाई है कंट्रोल एंड द, आपकी इकाई क्या है, आपकी इकाई यहाँ दे सकते हो, कंट्रोल एंड द कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण, कंट्रोल का मतलब क्या होता है नियंत्रण, एंड यानी और समन्वय, नियंत्रण और समन्वय, नियंत्रण और समन्वय इन एनिमल्स एंड प्लांट्स यानी पेड़ पौधों में नियंत्रण और समन्वय। ये आपकी विज्ञान के जो 16 चैप्टर है ना, 16 पार्ट जो आपके दिए हैं उसमें से चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर कौन सा, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर 7, चैप्टर नंबर कौन सा, चैप्टर नंबर 7 नियंत्रण एवं समन्वय वाला आपका जो पार्ट है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, नियंत्रण एवं समन्वय वाला जो आपको पार्ट है ना, उससे आपको यहाँ पर ये पढ़ना है, नियंत्रण एवं समन्वय वाले पार्ट से। अब देखिए इसमें कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर आपको नहीं आएंगे। इससे आपको देखो सबसे पहले ट्रोपिक मूवमेंट इन प्लांट्स, पहला क्या है ट्रोपिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स है ना, पौधों में है ना, पौधों में समन्वय आपको नहीं पढ़ना है, पौधे में समन्वय आपको नहीं पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना है, पौधों में समन्वय आपको नहीं पढ़ना है, पौधों में समन्वय आपको नहीं पढ़ना है ना। ट्रोपिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स है ना, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स, जो पेड़ पौधों के जो हार्मोन्स होते हैं उनके बारे में आपको नहीं पढ़ना है, उनके बारे में नहीं पढ़ना है ना। प्लांट्स हार्मोन, पेड़ पौधे के हार्मोन्स के बारे में आपको नहीं पढ़ना है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स है ना, कंट्रोल यानी नियंत्रण, कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय, नियंत्रण और समन्वय किसमें, एनिमल्स यानी जानवर जीव जंतु में, जीवों में नियंत्रण और समन्वय वाला पोर्शन भी आपको नहीं पढ़ना है, जीवों में नियंत्रण और समन्वय वाला पोर्शन भी आपको नहीं पढ़ना है। अगला अगला है नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम है ना, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम मतलब तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र वाले क्वेश्चन आते थे पहले, बहुत पहले कि तंत्रिका तंत्र का चित्र बनाइए, तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं। तो नर्व सिस्टम तंत्रिका तंत्र आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, तंत्रिका तंत्र आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है ना। उसके बाद फिर वॉलेंटेरी यानी स्वैच्छिक क्रियाएं, स्वैच्छिक क्रियाएं और इनवॉलेंटरी मतलब कि अनैच्छिक क्रियाएं आपको नहीं पढ़ना है। स्वैच्छिक क्रियाएं है ना, स्वैच्छिक क्रिया और अनैच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाएं मतलब कि
कोई आपको चिमटी काटता है तो आप भंग से उतर जाते हो, अनैच्छिक क्रियाएं होती है, इनके बारे में भी आपको नहीं पढ़ना है ना, इनके बारे में आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद प्रतिवर्ती क्रिया, कौन सी क्रिया? प्रतिवर्ती क्रिया भी आपको अनैच्छिक क्रिया, छींक आना, छींक आपकी इच्छा से आती है कि नहीं आती है ना, तो अनैच्छिक क्रिया के बारे में भी आपको नहीं पढ़ना है। रिफ्लेक्स एक्शन मतलब कि रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में भी आपको नहीं पढ़ना है मतलब प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में भी आपको नहीं पढ़ना है, प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद केमिकल कोऑर्डिनेशन मतलब रासायनिक समन्वय, केमिकल यानी रासायनिक, कोऑर्डिनेशन मतलब समन्वय, रासायनिक समन्वय के बारे में, रासायनिक समन्वयन के बारे में भी आपको नहीं पढ़ना है। केमिकल कोऑर्डिनेशन मतलब रासायनिक समन्वयन के बारे में भी आपको नहीं पढ़ना है। केमिकल कोऑर्डिनेशन मतलब रासायनिक समन्वयन के बारे में भी आपको नहीं पढ़ना है। एनिमल हार्मोन्स मतलब जीव जंतु को जो हार्मोन्स होते हैं, जीव जंतु को जो हार्मोन्स होते हैं, है ना, जीव जंतु को जो हार्मोन्स होते हैं उसके बारे में भी आपको नहीं पढ़ना है। एनिमल हार्मोन्स मतलब जीव जंतु के हार्मोन्स के बारे में भी आपको नहीं पढ़ना है, ये है ना, जीव जंतु के हार्मोन्स के बारे में भी आपको नहीं पढ़ना है। क्लियर? इस वीडियो में आपको ये बता रहा हूँ कि क्या क्या नहीं पढ़ना है, अगले वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि क्या क्या पढ़ना है। आज के वीडियो में तो ये बता रहा हूँ क्या क्या नहीं पढ़ना, अगले वीडियो में बताऊंगा क्या क्या पढ़ना है ना। हाँ, है ना, इतने चीजें आपको नहीं पढ़ना है। अगला आपका चैप्टर क्या है ना, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, है ना, एवोल्यूशन, है ना, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, है ना। हेरिडिटी, हेरिडिटी का मतलब ये होता है अनुवांशिकता, अनुवांशिकता, और इवोल्यूशन का मतलब होता है अनुवांशिकता और जैव विकास, जैव विकास, है ना। आपकी विज्ञान की 16 पार्ट वाली जो आप चैप्टर है ना, उसमें से आपका चैप्टर 9, चैप्टर कौन सा है? ये वाला आपका चैप्टर 9 की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? चैप्टर 9 की बात कर रहा है। और ये वाला किसकी बात कर रहा था? ये वाली जो इकाई है ना, ये वाली जो इकाई है, ये इकाई थी चैप्टर 7 की, चैप्टर 7 की ये बात कर रही थी ये वाली इकाई। और ये वाली जो इकाई है चैप्टर 9 की बात कर रही है, चैप्टर 9 की बात कर रही है। चैप्टर 9 क्या है आपका? हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन आपका चैप्टर नंबर क्या है? 9 है। हेरिडिटी मतलब अनुवांशिकता, है ना, अनुवांशिकता का मतलब जो होता है कि बाप फिर उसका बेटा फिर उसका बेटा फिर उसका बेटा, है ना। मेरे पापा की हाइट लंबी तो मेरी हाइट भी 6 फुट 3 इंच की मेरी हाइट है ना कि नहीं, ऐसे अनुवांशिकता बोलेंगे। और है ना, इवोल्यूशन का मतलब ये होता है विकास, अनुवांशिकता और विकास, है ना। तो इसमें आपको क्या नहीं पढ़ना है, इसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन मतलब इवोल्यूशन मतलब विकास के, है ना, मतलब कि यहाँ पर आपको विकास की मूल अवधारणा नहीं पढ़ना है, विकास की मूल अवधारणा बस नहीं पढ़ना है, मतलब कि अनुवांशिकता आपको पढ़ना है भैया, अनुवांशिकता आपको पढ़ना है ना। अनुवांशिकता मतलब कि संतान की उत्पत्ति कैसे होती है, संतान कैसे बनती है, किस प्रकार से नर और मादा प्रजनन करते हैं और संतान की उत्पत्ति होती है, ये सब चीज आपको पढ़ना है। हेरिडिटी अनुवांशिकता के बारे में आपको पढ़ना है, लड़का कैसे होता है, लड़की कैसी होती है ना, इनका जन्म कैसे होता है ना, ये सब चीज आपको पढ़ना है ना, है ना। किस प्रकार से मतलब कि संतान की उत्पत्ति होती है, एक होती है मादा, एक कौन होती है? एक होती है मादा और एक होता है नर, है ना। और संतान की उत्पत्ति किस प्रकार होती है आपको वो पढ़ना है ना। अब आप आगे समझदार हो, है ना। इसमें आपको सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन मतलब विकास के सामान्य उद्देश्य आपको नहीं पढ़ना है, बाकी इसको छोड़ करके आपको सब कुछ पढ़ना है। क्लियर? आगे आपको समझ में? हेरिडिटी अनुवांशिकता तो पढ़ना है ना। सिर्फ इस इकाई में से आपको इवोल्यूशन मतलब विकास के सामान्य उद्देश्य, विकास की अवधारणा आपको नहीं पढ़ना है, ये चीज आपको नहीं पढ़ना है ना। और क्या क्या पढ़ना है इस अध्याय में वो अगले वीडियो में बताऊंगा मैं आपको, अगर आपकी अच्छी कमेंट रही तो, और वीडियो को अगर ज्यादा से ज्यादा लोग अगर शेयर करे तो, अगर एक भी इंसान अगर इस वीडियो को 5, यदि आप इस वीडियो को 5 लोग को शेयर कर रहे हो करोगे तो मैं अगला वीडियो आपके लिए जरूर लेकर के आऊंगा, आपको 5 अपने दोस्तों को शेयर करना पड़ेगा, तो अगला वीडियो में लेकर के आऊंगा। आ रहा समझ में? अब देखो अगला आपका क्या है, देखो अगली इकाई आपकी क्या है? द ह्यूमन आई, ह्यूमन यानी मानव, ह्यूमन यानी मानव, ह्यूमन आई का मतलब क्या होता है? मानव, ह्यूमन यानी मानव, द ह्यूमन आई मतलब मानव, और आई मतलब मानव नेत्र, एंड यानी और, कलरफुल यानी रंग बिरंगा, वर्ल्ड संसार, है ना। आपकी जो विज्ञान है, आपके विज्ञान में चैप्टर नंबर कौन सा है? चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 11 की बात हो रही है, अध्याय 11, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, अध्याय नंबर 11 की बात हो रही है। अध्याय नंबर कौन सा? अध्याय नंबर 11 की बात कर रहा हूं। देखो अध्याय नंबर 11 में से आपके कौन कौन से टॉपिक हटे हैं, यहाँ पर हम ये जानने का प्रयास करेंगे। देखो
फंक्शनिंग ऑफ ए लेंस इन ह्यूमन आई, फंक्शनिंग है ना, फंक्शनिंग ऑफ ए लेंस इन ह्यूमन आई। ह्यूमन आई यानी ह्यूमन आई मतलब आदमी की आंख, इंसान की आंख में जो लेंस लगे होते हैं, जो रेटिना वगैरह लगे होते हैं, हमारी जो आंख होती है ना, हमारी आंख में रेटिना लगे होते हैं, उसमें किस प्रकार से फंक्शनिंग होती है, ये आपको नहीं पढ़ना है। ये आपको पढ़ना है कि ये आपको नहीं पढ़ना है। मैं आपको दिखाता हूँ क्या नहीं पढ़ना है आपको। जो मानव नेत्र दिख रहा है आपको यहाँ पर, मानव नेत्र, ये वाला चैप्टर अच्छे से देख लो, ये वाला चैप्टर, पेज नंबर हिंदी मीडियम वालों में पेज नंबर चैप्टर 11 निकालो, चैप्टर 11 मानव नेत्र और रंग बिरंग संसार, है ना, मानव नेत्र और रंग बिरंग संसार, इसका 11.1 है ना, है ना। 11.1 में किस प्रकार से मतलब कि लेंस वगैरह लगे होते हैं, है ना, ये सब चीज आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। अगला, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर, है ना, करेक्शन, डिफेक्ट्स एंड विजन, है ना, डिफेक्ट्स यानी दृष्टि दोष, दृष्टि दोष, दृष्टि दोष और उनको सुधार नहीं पढ़ना है। दृष्टि दोष आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। मतलब 11.2 भी, 11.1 आपको नहीं पढ़ना है, 11.1 आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना मानव नेत्र के बारे में। फिर पेज पलटाओगे तो फिर 11.2 है ना, दृष्टि दोष और उनका संशोधन, दृष्टि दोष और उनका संशोधन 11.2 भी आपको नहीं पढ़ना है। दृष्टि दोष और उनका संशोधन 11.2 भी आपको नहीं पढ़ना है। दृष्टि दोष और उसका संशोधन भी आपको नहीं पढ़ना है ना। निकट दृष्टि दोष भी आपको पेपर में नहीं आने वाला, दूर दृष्टि दोष भी आपको पेपर में नहीं आने वाला, और जरा दृष्टि दोष भी पेपर में नहीं आने वाला। ये सब चीज पेपर में बिल्कुल भी नहीं आने वाली। तो दृष्टि दोष के बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ये लिखा है देखो, डिफेक्ट्स यानी दोष ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, दृष्टि दोष और उनके निवारण के उपाय बिल्कुल नहीं पढ़ना है ना। इसमें कट का निशान लगा लो बुक में। एप्लीकेशंस ऑफ स्पेरिकल मिरर्स, है ना, एप्लीकेशंस ऑफ स्पेरिकल मिरर्स, है ना, गोलाकार दर्पण और लेंस के अनुप्रयोग, गोलाकार दर्पण और लेंस के अनुप्रयोग, गोलाकार दर्पण और लेंस के अनुप्रयोग भी आपको नहीं पढ़ना है। गोलाकार दर्पण, सॉरी देखो 2 मिनट, हाँ, गोलाकार दर्पण लेंस के अनुप्रयोग भी आपको नहीं पढ़ना है। तो पढ़ना क्या है बताओ, क्या पढ़ना है आपको? ये तो आपको नहीं पढ़ना है, गोलाकार दर्पण के बारे में नहीं पढ़ना है ना, स्पेरिकल मिरर्स और लेंस के बारे में नहीं पढ़ना। पढ़ना क्या है, इतनी चीजें नहीं पढ़ना, पढ़ना क्या है वो समझो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ क्या आ सकता है इसमें। देखो, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, प्रिज्म के बारे में पढ़ लेना भैया। ये नहीं आ रहा प्रिज्म वाला क्वेश्चन तो उठा करके देगा, प्रिज्म किसे कहते हैं, है ना, और प्रिज्म से अपवर्तन किस प्रकार से होता है वो आप पूछ लेगा वो आपसे। ये वाला आपसे प्रिज्म कोण के बारे में पेपर में पूछ सकता है, प्रिज्म कोण के बारे में भी पूछ सकता है ना, है ना। कांच, देखो विचलन कोण किसे कहते हैं, क्वेश्चन यहाँ से भी निकल के आ सकता है। 11.4 अच्छे से पढ़ना बिल्कुल। कांच से प्रिज्म द्वारा, है ना, स्पेक्ट्रम, बेजानी हिप्पी नाला, है ना, बेजानी हिप्पी नाला, है ना, रंगों का स्पेक्ट्रम भी आपको पढ़ना है। इसके बाद फिर वायुमंडलीय अपवर्तन भी आपको पढ़ना है। इंद्रधनुष कैसे बनता है उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। उसके बाद फिर अग्रिम सूर्योदय, सूर्योदय के समय क्या होता है, क्वेश्चन बन के जाएगा, तारों को टिमटिमाने पढ़ना है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं ये भी आपको पढ़ना है। टिंडल प्रभाव, आप कवेलू वाले घर होते, ऊपर से अगर एक खपरा निकाल देते तो फिर धूल में उड़ते दिखते, टिंडल प्रभाव भी आपको पढ़ना है। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है ये भी आपको पढ़ना है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग कैसा होता है ये भी आपको पढ़ना है। ये सारी चीजें आपको आएगी, है ना, ये वाली इकाई से। उनको अच्छे से और बारीकी के साथ पढ़ना है। समझ में आया आप लोग को? जो समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हो। देखो आपका अगला क्या है, आपकी अगली इकाई क्या है, मैग्नेटिक, है ना। आपकी अगली इकाई क्या है, यहाँ पे आप समझेंगे बारीकी से। अगली इकाई आपकी यहाँ पर ये बोल रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट्स, मैग्नेटिक इफेक्ट्स। मैग्नेटिक का मतलब होता है चुंबकीय, इफेक्ट्स यानी प्रभाव, ऑफ यानी का, इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत, करंट यानी धारा, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। आपका चैप्टर नंबर कौन सा मालूम है? आपकी विज्ञान की बुक का चैप्टर नंबर है ये 13,
चैप्टर नंबर 13, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्या है ये? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। आपके पाठ का नाम क्या है? आपके पाठ का नाम है, मैं लिख देता हूं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव वाला आपका क्या है? ये पाठ है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 13। कौन सा चैप्टर है ये? चैप्टर नंबर 13 है। चैप्टर नंबर कौन सा है आपका? ये 13 है ना? चैप्टर नंबर 13 है। चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर कौन सा है? 13। चैप्टर नंबर आपका 13 है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, चैप्टर नंबर 13। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव वाला हमारा आज ये क्या है? हमारा चैप्टर है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव वाला हमारा क्या है? चैप्टर है। अब देखो इसमें आपको क्या नहीं पढ़ना है, तो कौन कौन सी चीज नहीं पढ़ना है आपको यहाँ पर बताऊंगा। चैप्टर नंबर 13 है ना, अध्याय 13। चैप्टर नंबर 13 ये है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव वाला पार्ट है ना। अब देखिए इसमें क्या क्या आपको नहीं पढ़ना है, अच्छे समझेंगे है ना। देखो पहले टॉपिक आपको क्या है? इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में आपको नहीं पढ़ना है। इलेक्ट्रिक जनरेटर मतलब विद्युत जनरेटर। जो विद्युत जनरेटर है, विद्युत जनरेटर के बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। विद्युत जनरेटर के बारे में आपको नहीं पढ़ना है। विद्युत जनरेटर वाले क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आने वाले। विद्युत जनरेटर, विद्युत जनरेटर के बारे में आपको नहीं पढ़ना है। विद्युत जनरेटर के बारे में आपको नहीं पढ़ना है। विद्युत जनरेटर मतलब विद्युत मोटर। विद्युत मोटर के बारे में आपको नहीं पढ़ना है। 13.4 है ना चैप्टर में। देखो 13.4 पेज नंबर 259। आपकी बुक में हाल थोड़ा चेंज हो सकता है, पेज नंबर 259 है, पेज नंबर 259 है ना, विद्युत मोटर। 13.4, 13.4 का विद्युत मोटर, विद्युत है ना। 13.4 है ना, विद्युत मोटर के बारे में आपको नहीं पढ़ना है। विद्युत जनरेटर के बारे में नहीं पढ़ना है। अगला डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट में आपको नहीं पढ़ना है। डायरेक्ट करंट आपको पढ़ना है क्या? डायरेक्ट करंट है ना, डायरेक्ट मतलब कि है ना, डायरेक्ट करंट है ना, डायरेक्ट करंट है ना, डायरेक्ट करंट के बारे में भी आपको नहीं पढ़ना है। कहाँ गए रे? डायरेक्ट करंट के मैं आपको है ना, डीसी करंट है ना, जो धारा होती है आपकी, डायरेक्ट करंट जो धारा होती है उसके बारे में भी आपको नहीं पढ़ना है। डायरेक्ट करंट के बारे में भी आपको नहीं पढ़ना है। अब भी दिखाता हूँ, डायरेक्ट करंट भी नहीं पढ़ना। इसके बाद फिर अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट भी आपको नहीं पढ़ना है। अल्टरनेटिंग करंट भी आपको नहीं पढ़ना है। प्रत्यवर्ती धारा और दिष्ट धारा है ना। डायरेक्ट करंट मतलब दिष्ट धारा के बारे में आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। दिष्ट धारा क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं आने वाले। दिष्ट धारा का क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना है। डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिव करंट, अल्टरनेटिंग करंट मतलब कि प्रत्यवर्ती धारा ना, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यवर्ती, प्रत्यवर्ती विद्युत धारा के बारे में भी आपको नहीं पढ़ना है ना। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी। एसी डीसी है ना, एसी डीसी, इसका मतलब यहाँ पर ये निकलेगा एसी, एसी और डीसी यानी एसी करंट यानी एसी करंट और डायरेक्ट करंट है ना। प्रत्यवर्ती धारा और दिष्ट धारा के एडवांटेज मतलब कि लाभ बिल्कुल नहीं पढ़ना है। लाभ से आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी निकल करके नहीं आएंगे। प्रत्यवर्ती धारा और दिष्ट धारा के क्वेश्चन भी आपको पेपर में नहीं आने वाले। प्रत्यवर्ती धारा और दिष्ट धारा क्वेश्चन आपको पेपर में नहीं आने वाले है ना। एसी करंट और डीसी करंट है ना,
दोनों के बारे में आपको, इसके क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ने वाला है ना। के लाभ, इनके लाभ नहीं है ना। डोमेस्टिक यानी कि घरेलू, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक सर्किट यानी घरेलू विद्युत परिपथ, घरेलू विद्युत परिपथ के बारे में भी आपको नहीं पढ़ना है। घरेलू विद्युत परिपथ अभी निकाल के दिखाता हूँ कहाँ पे ये। घरेलू विद्युत परिपथ, घरेलू विद्युत परिपथ देखो 13.7 घरेलू विद्युत परिपथ, ये 13.7 है ना। 13.7 भी आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। घरेलू विद्युत परिपथ आपको 13.7, 13.7 आपको नहीं पढ़ना है। अगले वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। मैं आपको आंसर क्वेश्चन निशान लगा दूंगा, चिंता मत करो। जो पेपर वाले ने बहुत कायरी करे, जो मध्य प्रदेश के जो बनाने वाले हैं ना। अब भाई तुम मेरे को ये बताओ कि जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे तो अब हिंदी की किताब से पढ़ रहे हैं, वो बेचारे अंग्रेजी में उनको ऐसा बना करके दे दी कि ये चीज मत पढ़ लो, कहाँ समझ में आएगा। ब्लू प्रिंट में निकाले, पूरी ब्लू प्रिंट की बिल्कुल धज्जी उड़ा दी बिल्कुल। इकाई को 3 खंड में बांट दिया और कुछ भी उठपटांग कुछ भी दे दिए। पिछले साल इतना अच्छा ब्लूप्रिंट था भाई, वही ब्लूप्रिंट चला दो यार। वही ब्लूप्रिंट से बच्चे तैयारी कर लेंगे, सरल पड़ जाएगा उनको। इधर ब्लूप्रिंट की पूरी धज्जी में जाकर रख दी बिल्कुल। भाई थोड़ा समय लग निकाल लेते, कम से कम ये तो बताना था कि किस इकाई से कितने नंबर का आ रहा है। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर का आएगा, 4 नंबर का आएगा। एक खट्टा बिल्कुल घुसेड़ दी बिल्कुल। ऐसा कोई निकालता है, ब्लूप्रिंट सेट करता है क्या? तुम लोगों ने मेहनत बिल्कुल नहीं करे। जो एमपी बोर्ड वाले जितने भी जिनने भी सिलेबस बनाया है, मेहनत नहीं करे तुम लोग ने। थोड़ा बनाना था बच्चे लोग के लिए, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। पिछले साल इतना अच्छा ब्लूप्रिंट था, उसको हटा करके कहाँ का रद्दी से ब्लूप्रिंट लेकर के आ गया बिल्कुल। भाई कुछ तो बताओ उसमें कि विकल्प किस पार्ट से आएंगे। एक खट्टा बिल्कुल ला करके रख दी है। ये तुमने पैटर्न सरल कर रहे हो, कठिन कर रहे हो, तो बच्चे लोग की बेसिक तैयारी नहीं हुई है। पढ़ाना पूरा हमको पड़ेगा यहाँ पर ऑनलाइन। बच्चों के भविष्य की चिंता करो कम से कम। कुछ भी निकालते हैं बिल्कुल, फालतू काम करते हैं बिल्कुल। तो हमको बोल देते, हम निकालते थे ब्लूप्रिंट, हम बना देते ब्लूप्रिंट। समय नहीं था तो क्या पगलाई करे बिल्कुल। देखो आपको अगला क्या है, देखो अगला आपका यहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स यानी स्रोत, ऑफ यानी का, एनर्जी यानी ऊर्जा, ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत मतलब कि आपकी विज्ञान की बुक का चैप्टर नंबर है आपका 14, चैप्टर नंबर 14। ऊर्जा के स्रोत क्या है आपका चैप्टर नंबर 14। ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के स्रोत चैप्टर नंबर आपका 15 है। चैप्टर नंबर कौन सा है आपका ये 15 है। चैप्टर नंबर 14 है ना। ऊर्जा के स्रोत देखो किससे क्या क्या नहीं पढ़ना है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी मतलब ऊर्जा के विभिन्न रूप, ऊर्जा के विभिन्न रूप के बारे में आपको नहीं पढ़ना है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी मतलब ऊर्जा के विभिन्न रूप के बारे में आपको नहीं पढ़ना है ना। कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत के बारे में भी आपको नहीं पढ़ना है ना। है ना। फोसिल फ्यूल्स है ना, सोलर सौर ऊर्जा भी आपको नहीं आएगा है ना। फोसिल फ्यूल से भी आपको जीवाश्म ईंधन वगैरह भी नहीं आएगा। बायोगैस भी आपको नहीं पढ़ना है। वाइंड यानी हवा के बारे में भी नहीं पढ़ना है। वाटर के बारे में पेपर में नहीं आएगा है ना। टीडल एनर्जी भी आपको नहीं पढ़ना है। न्यूक्लियर एनर्जी नाभिक की ऊर्जा भी आपको पेपर में नहीं आएगी है ना। रिन्यूएबल है ना, वेरियस नॉन सोर्स ऑफ एनर्जी, ये सब चीज आपको नहीं पढ़ना। नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय आपको नहीं पढ़ना है। परमाणु ऊर्जा आपको नहीं पढ़ना है। ज्वारीय ऊर्जा नहीं पढ़ना है। पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये सारी सारी चीजें आपको नहीं पढ़ना है। ये सारी चीजें आपको पेपर में नहीं आने वाली। परीक्षा में इतनी सारी चीजें आपको नहीं आने वाली। ये चीजें आपको पेपर के लिए नहीं पढ़ना है। ये होगा खत्म जी, साइन मार दी यहाँ पर। कोई झूठ पटांग भाई कम से कम बच्चे लोग की सहूलियत तो देखो यार। अब विज्ञान का आपको जो अगला वीडियो आएगा ना, देखो विज्ञान की अब मैं सीरीज चालू करूंगा भैया यार। अब मैं क्या करूंगा, विज्ञान का जो अगला वीडियो आएगा ना, अगली वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि क्या पढ़ना है। इसमें मैंने आपको, इस वीडियो में मैंने आपको बताया क्या नहीं पढ़ना, अगली वीडियो में बताऊंगा क्या पढ़ना है। क्या पढ़ना है हम उसकी बात करेंगे। फिर अगले वीडियो में आपको पूरा आंसर क्वेश्चन निशान लगाऊंगा ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझाना शुरू करूंगा पूरे। इंपॉर्टेंट मतलब कि आईएमपी आंसर क्वेश्चन, आंसर क्वेश्चंस पढ़ना हम शुरू करेंगे, अच्छे से बिल्कुल पढ़ेंगे है ना। ये वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो यार, बेसिक व्यूज नहीं आ रहे, वैसे मैं परेशान हूं।
कम से कम शेयर मार दो।